नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे यूपीएससी में लेटरल एंट्री को लेकर बहस छिड़ने के बीच मंगलवार को केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री के विज्ञापन पर रोक लगा दी। अब इस संबंध में कार्मिक मंत्री ने यूपीएससी चेयरमैन को पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर सीधी भर्ती के विज्ञापन पर रोक लगाई गई है। इससे पहले यूपीएससी ने 17 अगस्त को एक विज्ञापन जारी किया था, जिसमें लेटरल एंट्री के जरिए 45 ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल की भर्तियां निकाली गई थी। आपको बता दें कि लेटरल भर्ती में कैंडिडेट्स बिना यूपीएससी की परीक्षा दिए रिक्रूट किए जाते हैं। इसमें आरक्षण के नियमों का भी फायदा नहीं मिलता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। अब प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद केंद्र सरकार ने यूपीएससी में लेटरल एंट्री के विज्ञापन पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार के फैसले का चिराग पासवान ने स्वागत किया है। चिराग पासवान ने पीएम मोदी को इसके लिए धन्यवाद दिया। चिराग पासवान ने लेटरल एंट्री बहाली को लेकर नाराजगी जताई थी और इसे रोकने की मांग की थी। में हुआ है, इसीलिए हमारी सरकार भी इसको इसी तरीके से लागू कर दे, ये उचित नहीं है। और कहीं ना कहीं एक गलत परसेप्शन सरकार का ऐसी नियुक्तियों के बाद समाज के बीच जाएगा। मुझे खुशी है और ये मेरे विश्वास को पुनः बल देता है कि मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने समाज के एक बड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों की चिंताओं को समझा और आज एक आदेश के तहत ये जो विज्ञापन निकला था इसको रद्द किया जाता है। मैं, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देती है। यूपीएससी में लेटरल एंट्री के विज्ञापन रोक लगाए जाने के बाद सियासत शुरू हो गई है। राज्यसभा में आरजेडी सांसद मनोज झा ने इसे संविधान की विजय बताया। मनोज झा ने कहा कि तेजस्वी यादव ने पहले ही कह दिया था कि इस विज्ञापन को सरकार को रोल बैक करना होगा। एंट्री वाला रोल बैक करना पड़ा, ये इसकी विजय है। दलित बहुजन आबादी की विजय, संविधान के पैरोकारों की विजय। 7 अगस्त को ये विज्ञापन आया लेटरल एंट्री का, इन ब्रेजेंट डिफायंस, और उसके फौरन बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि इसको रोल बैक करना होगा, क्योंकि एक के बाद एक निर्णय आप ले रहे हैं। और मैं समझता हूं पूरे देश में जो उसके बाद ट्रैक्शन हुआ, जो लोगों को एहसास हुआ, आज यानी तारीख आप देख लीजिए, आज की तारीख क्या है। आज की तारीख में ये चिट्ठी आती है। लेटरल एंट्री के विज्ञापन पर रोक लगने के बाद सियासी बयानबाजी तेज है। राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से बयान दे रहे हैं। उन्होंने पहले लेटरल एंट्री की प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न पेशेवर लोगों को सरकार में शामिल किया है, पर उनके समय ये सारी प्रक्रिया पूरी तरीके से अपारदर्शी होती थी। बैकडोर एंट्री, यही उस समय लेटरल एंट्री का इकलौता फॉर्मूला था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने लेटरल एंट्री की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी करने की कोशिश की, परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी का सामाजिक न्याय के सिद्धांत में अटूट विश्वास है। इसीलिए सरकार ने यूपीएससी से आग्रह किया है कि इस लेटरल एंट्री की प्रक्रिया को तब तक रोक दिया जाए जब तक सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का इस प्रक्रिया में भी पूरी तरीके से समाजन न हो जाए। लेटरल एंट्री के मुद्दों पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लेटरल एंट्री पर रोक लगा करके जो फैसला लिया है, हम सभी उस फैसले का स्वागत करते हैं। मोदी जी ने लेटरल एंट्री के मुद्दों पर रोक लगा करके ये साबित कर दिया है कि बाबा साहब के संविधान को हम गीता, कुरान और बाइबल की तरह पवित्र मानते हैं। श्री लालू प्रसाद जी और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी डे फर्स्ट से इस लेटरल एंट्री के मामले पर विरोध दर्ज करा रहे थे और आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ जाकर के जो इस तरह का कहीं ना कहीं संयुक्त सचिव के स्तर की बहाली की जा रही थी, ये कहीं से उचित नहीं था। इस संबंध में जब चारों तरफ से इनको लगा कि विरोध की राजनीति में हम फंस चुके हैं, केंद्र सरकार ने जो भी
इसको रोक लगाया है लेटरल एंट्री पे, तो एक तरह से सोच समझ कर लगाया है और स्वागत योग्य कदम है। और मतलब किसी भी चीज को अगर देश में नए तरीके से लागू करना है तो एक सर्वसम्मति बन जानी चाहिए और अच्छे तरीके से होना चाहिए था। तो सरकार ने प्रयास किया था लेकिन वापस कर लिया है, बहुत स्वागत योग्य कदम है। बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर के चीफ प्रियंक कानूनगो ने बिहार के मदरसों में होने वाली पढ़ाई को लेकर एक बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बिहार सरकार की तरफ से फंड किए जा रहे मदरसों में कथित तौर पर कट्टरपंथी सिलेबस और पाकिस्तान में पब्लिश हुई किताबें पढ़ाई जा रही हैं। न्यूज 18 ने जब पड़ताल शुरू की तो न्यूज 18 के हाथ वो किताब लगी जिस पर सवाल खड़े हुए थे। किताब है तालीमुल इस्लाम। इस किताब को जब न्यूज 18 ने पड़ताल किया तो हकीकत सामने निकल कर आई है। किताब के पेज नंबर 9 में गैर मुसलमानों को काफिर बताया गया है। देखिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट। मदरसों में दी जा रही शिक्षा को लेकर काफी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं और जिस ढंग से इस पर सवाल खड़ा किया गया है और जिस पुस्तक को लेकर कि तालीम इस्लाम जो है उस पुस्तक को जो पढ़ाया जाता है उस पुस्तक में गैर मुस्लिमों को काफिर बताया गया है, इसकी हकीकत जब जानने के लिए हम लोग पहुंचे तो वो किताब हमारे हाथ लगी। और आपको बता दूं कि ये किताब हमारे पास है तालीमुल इस्लाम। हजरत मुफ्ती आजम मौलाना मोहम्मद किफायतुल्लाह जो हैं वो ये लिखते हैं और इस किताब में अगर मदरसों में दी जा रही शिक्षा को लेकर काफी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं और जिस ढंग से इस पर सवाल खड़ा किया गया है और जिस पुस्तक को लेकर कि तालीम इस्लाम जो है उस पुस्तक को जो पढ़ाया जाता है उस पुस्तक में गैर मुस्लिमों को काफिर बताया गया है, इसकी हकीकत जब जानने के लिए हम लोग पहुंचे तो वो किताब हमारे हाथ लगी। और आपको बता दूं कि ये किताब हमारे पास है तालीमुल इस्लाम। हजरत मुफ्ती आजम मौलाना मोहम्मद किफायतुल्लाह जो हैं वो ये लिखते हैं और इस किताब में अगर आप जाएंगे तो पहले पन्ने में यहाँ जो अपनी बात लिखी हुई है वहाँ पे लिखा गया है कि यह एक मकबूल किताब है, मुसलमान बच्चों और बच्चियों को मजहबी तालीम के लिए लिखी गई थी, लेकिन यह किताब छोटे छोटे हर उम्र के आदमियों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई है और इसमें हिंदी जानने वाले भाई भी इससे फ़ायदा उठा सकें, इसी मकसद से इसका हिंदी एडिशन भी छापा जा रहा है। तो ये उर्दू में जो किताब है वो भी है और इसे हिंदी में भी छापा गया है जो हमारे हाथ में है। इसके पेज नंबर अगर 9 पे जाएंगे तो वो सवाल और जवाब के तरह जो है वो पूरे बातों को रखा गया है। यहाँ पे अगर जाएंगे तो पेज नंबर 9 में एक सवाल आता है कि जो लोग अल्लाह को नहीं मानते उसे क्या कहते हैं। जवाब है उन्हें काफिर कहते हैं। फिर सवाल आता है कि जो लोग खुदा ताला के सिवा और चीज़ों की पूजा करते हैं या 2-3 खुदाओं को मानते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऐसे लोगों को काफिर और मुशरिक कहते हैं। अगला सवाल आता है कि मुशरिक को बख्शा नहीं जाए, मुशरिक बख्शे जाएंगे या नहीं। जवाब आता है कि मुशरिक को बख्शा नहीं जाएगा, वो हमेशा तकलीफ और दुख में रहेंगे। ये जो सवाल हैं इन्हीं सवालों को लेकर के लगातार जो है खड़े हो रहे हैं विवाद कि आखिर जो मुसलमान मानते हैं या अल्लाह ताला को सिवा दूसरे को मानते हैं उसे काफिर क्यों कहा जाता है और इसका क्या मतलब है। एनसीपीसीआर अध्यक्ष के मदरसों पर उठाए गए सवाल पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि जो काफिर शब्द का मतलब है जो खुदा को, भगवान को, ईश्वर को नहीं मानता है वो काफिर है। मंत्री जमा खान ने बिहार के मदरसों को क्लीन चिट दी है उसको आप गलत मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। बिहार में ऐसा कुछ ही गड़बड़ी नहीं। बिहार में देश में किताब में ऐसा कुछ नहीं है। जो काफिर का शब्द आया है मैं बता दूं, इसका भी अर्थ बता देना चाहता हूं। काफिर का मतलब जो खुदा को, भगवान को, ईश्वर को नहीं मानता हो उसको काफिर कहते हैं, ये उसमें आया है। लेकिन मेरा सवाल है कि एनसीपीसीआर अध्यक्ष जो सवाल उठा रहे हैं बिहार के मदरसों को लेकर के, आप बिहार के मदरसों को क्लीन चिट दे रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं भेदभाव की बातें नहीं है, कहीं किसी को गलत नहीं कहा गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बात को मैं चैलेंज करता हूँ। बिहार के सारे मदरसे सही तरीके से पढ़ा रहे हैं। हाँ सही है। मान लीजिए अगर ऐसा कुछ, देखिए बता दिया मैं, जितनी
जो मदरसा में होनी चाहिए, जो जानकारी है, जो उसका उस मदरसे में पढ़ाई जाती है, मदरसा का जो नीति है, नियत है, वो मैं बताना चाहता हूँ। फ्रेश है और सबके लिए है, और जो भी मुसलमान का बच्चा जाता है, जो भी जाता है, उसमें भाईचारा मोहब्बत के साथ साथ रहने की तौर तरीका, चलने का तौर तरीका, पढ़ने का तौर तरीका, सम्मान करने का तौर तरीका, देश के मरने के लिए तौर तरीका, देश के लिए कुर्बान होने का तौर तरीका, ये बताया जाता है। और जो ऐसा कहता है, मैं उससे कहना चाहता हूँ, आप जांच करें, अगर ऐसा कहीं हुआ तो कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मदरसा में कट्टरपंथी किताब पढ़ाए जाने पर राजनीतिक बयानबाजी भी अब काफी तेज हो गई है। क्या कुछ कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। बिहार के मदरसों में जो मुस्लिम नौजवान हैं, मुस्लिम बच्चे हैं, उनको पाकिस्तानी किताब तामिल्ला इस्लाम से एनसीआर ने सिलेबस तैयार करके दिया है और उसको पढ़ने के लिए दिया जा रहा है, और उसमें लिखा हुआ है कि हिंदू काफिर हैं और काफिरों पर अत्याचार करो। यह इस देश में क्या तैयार हो रहा है, बिहार में क्या तैयार हो रहा है? चूंकि बिहार में एनडीए की सरकार है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी मदरसा पर सवाल खड़ा करके, मदरसा के ऊपर कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगा करके आप जो मुसलमान बुनियादी तालीम हासिल करते हैं, जो मुसलमान के बच्चे बुनियादी तालीम के माध्यम से देश की राजनीति में, शिक्षा के वातावरण में, तालीम के माहौल में स्वयं को आगे बढ़ा करके देश को मजबूत बनाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, उनको आप रोकना चाहते हैं। कोई भी शिक्षण संस्थान इसलिए बनाया जाता है ताकि समाज और देश के लिए अच्छे नागरिक बनाया जाए, पर अगर ऐसे संस्थान देश विरोधी कार्रवाइयों में लिप्त पाए जाते हैं, खास करके मदरसाज, तो उनके खिलाफ सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, नकेल कसना चाहिए, क्योंकि सरकार के अनुदान से ही या मदरसों में जो टीचर आती हैं, सरकार उनको सैलरी देती है, उससे चलता है। जेडीएमएलसी खालिद अनवर ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो से तत्काल इस्तीफे की मांग की। खालिद ने कहा कि जो बयान प्रियंक कानूनगो ने मदरसों के सिलेबस पर दिया है वो बिल्कुल गलत है। सरकार द्वारा तय पाठ्यक्रम के तहत ही मदरसों में बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्रियंक कानूनगो पहले सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और फिर अपने पद से इस्तीफा दें। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चेयरमैन है, अध्यक्ष है, उन्होंने जो बिहार के मदरसों पर टिप्पणी की है वो बहुत ही निंदनीय है। ऐसी टिप्पणी उनको नहीं करनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि उनको फौरन इस्तीफा देना चाहिए। जो उनके अधिकार में है वही काम करें। आप मदरसों के सिलेबस पे बात करेंगे, आप बिहार के मदरसों जिस प्रदेश के नेता नीतीश कुमार जी हैं वहाँ के सिलेबस पे आप बात करेंगे और उस पर उंगली उठाने की कोशिश करेंगे। बिहार के मदरसों में वही पढ़ाया जाता है जो सरकार तय करती है, सरकार ने सिलेबस तय किया है। खबर आपको वैशाली से बताएं, जहां 72 एकड़ में लगभग 500 करोड़ की लागत से बन रहे बुद्ध समन्वयक दर्शन संग्रहालय का निरीक्षण करने के लिए आज सीएम नीतीश कुमार पहुंचे और मुख्य स्तूप सहित सभी निर्माण कार्य का जायजा लिया। बौद्ध धर्म मक्का कहे जाने इस बुद्ध समन्वयक दर्शन संग्रहालय का काम कई वर्षों से चल रहा है, जिसका निरीक्षण सीएम नीतीश कुमार कई बार कर चुके हैं, लेकिन अब निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है। इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल इस संग्रहालय का उद्घाटन जल्द ही कर लिया जाएगा। इसमें मुख्य स्तूप के अलावा मेडिटेशन सेंटर, मीटिंग हॉल, गेस्ट हाउस सहित कई तरह के भवन का निर्माण भी कराया जा रहा है। सीएम के साथ भवन निर्माण मंत्री और डीएम सहित सभी अधिकारी भी मौजूद हैं। आज से बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू हो गया है, जो बिहार के जमीन मालिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस सर्वे में आज से ग्रामीण इलाकों में ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें एएसओ और अमीन सहित सर्वेक्षण से जुड़े कर्मचारी रहते हैं, जो ग्रामीणों के हर सवाल का जवाब देते हैं। न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने सर्वेक्षण की टीम को लीड कर रहे एएसओ के साथ साथ ग्रामीणों से भी बातचीत की है, ताकि ये पता चल सके कि सर्वेक्षण किस तरह से चल रहा है। ये होगा कि आपकी ही जमीन है, वो आपके खानदान से आई है, मन से आई है आपके, तो वो भरना पड़ेगा।
बिहार में सर्वेक्षण का काम शुरू हो चुका है और ग्राम सभा का आयोजन किया गया और इस ग्राम सभा के माध्यम से जो जमीन से जुड़े हुए जो लोग कर्मचारी हैं वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी संख्या में ग्रामीण भी हैं। ग्रामीण हर सवाल पूछ रहे हैं और जो भी अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो उनके सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। एसओ के अलावा कई सारे जो कर्मचारी अमीन है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और इसे तमाम गाँव में ऐसे ग्राम सभा का आयोजन किया गया है जो बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे साथ एसओ हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ है। मैम, अब अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रियम जैन है, मैं यहाँ की शिविर प्रभारी हूँ। मैम, ये जो ग्राम सभा का आयोजन किया गया है आज, इसका मकसद क्या है और क्या इसमें बताया जा रहा है? जी, ग्राम सभा का मकसद ये है कि जो हम स्पेशल सर्वे बिहार सरकार कर रही है उसको मैप में हम नया सर्वे उतारना चाहते हैं, जो भी लोगों की जमीन है। तो लोग यहाँ भी आज ग्राम सभा में हमने इनको ये बताया कि आप अपनी स्वघोषणा दीजिए प्रपत्र 2 में, ये अपनी जमीन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हमको देंगे और उसके बाद हमारे अमीन जाके जमीन का सत्यापन करेंगे। 50 में जमीन जो खरीदे उनका पेपर अगर घर में गल गया, वहाँ नकल खोजने जाते हैं तो वहाँ नकल का रजिस्टर से भी पन्ना गायब है, कागज की समस्या हो। हाँ, वहाँ से भी गायब है। तब तो यहाँ जो उनका पूर्वज जमीन खरीदा वो फिर खतियानी रैयत का हो जाएगा। बिल्कुल। आपको क्या लगता है ये जो सर्वेक्षण काम शुरू हो रहा है वो कितना महत्वपूर्ण है लोगों के लिए? अगर ठीक ढंग से हो तो ठीक है, बढ़िया सबको नापी जोखी हो जाए, निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? सुनील सिंह। तो देखिए, पूरे बिहार में भूमि सर्वेक्षण काम शुरू हो चुका है और ऐसे ग्राम सभा के लोगों के जिज्ञासा जो भी है सवाल लेके तमाम सवालों का जवाब दिया जाए। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद बितराज, न्यूज 18 नेटवर्क, संपर्क। खबर भागलपुर के नगरचिया गोपालपुर प्रखंड से आपको बताते हैं, जहां गंगा के दबाव की वजह से इस्माइलपुर बिनटोली के समीप करोड़ों रुपए की लागत से बना बांध टूट गया है, जिससे बांध पर बने कई घर पानी में बह गए। कटाव इतना तेज था कि लोगों को अपना सामान बचाने तक का मौका नहीं मिला। सूचना मिलने पर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी एसपी ने इलाके का जायजा लिया और बताया कि फिलहाल गांव को खाली करा दिया गया है और सुरक्षा को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम की भी तैनाती की गई है। को खाली करा लिया गया। हम लोग लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में बने हुए हैं। ये घटना गोपालपुर के स्पर पे हुई है, जो आखिरी स्पर था वहीं से। क्या स्थिति बनी हुई है? स्थिति लगभग गांव में सभी आदमियों को, जानवरों को, उनके सामानों को खाली करा लिया गया है। बांध रिपेयरिंग का काम चालू है। तो रेस्क्यू सर किया जा रहा है कुछ नाव या कुछ? जी, एसडीआरएफ की टीम यहाँ लगातार बनी हुई है। एसडीआरएफ की टीम दूसरे उस पार है। एक टीम को बुलाया गया था और 2 नाव की व्यवस्था की गई थी। उसके अलावा प्राइवेट नाव भी अभी वहाँ लगी हुई है। लगातार 3-4 साल से इस पे काम चल रहा था, फिर भी कट जाना है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। करीब 200 फीट से ज़्यादा कटा हुआ था। हम लोग तो उधर चले गए थे देखने। 200 फीट से ज़्यादा है और एक बैग सबके घरों में पानी आया तो बहुत ज़्यादा क्षति लोगों को भी हुआ है। देखे 10-20 घर तो चला गया कट के, बांध पे जो बसा हुआ था सब अंदर कट के चला गया, गंगा में समा गया। और अगर अभी से प्रोटेक्शन नहीं किया गया तो बहुत बड़ा क्षेत्र जो ये गोपालपुर वाला है, इस्माइलपुर वाला है, उस सब क्षेत्र में भी पानी जा सकता है। ये सैदपुर वाला एक पुलिया 2-3 गो है, उसको भी बंद कराना होगा, जिससे कि बाढ़ को लेकर बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने बड़ी जानकारी दी है। विजय चौधरी ने बताया है कि भागलपुर के इस्माइलपुर स्थित बिनटोला में गंगा नदी का पानी अचानक बढ़ गया। बांध पर दबाव की स्थिति बनी हुई है। हालात को देखते हुए जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद को बांध के पास इंजीनियरों की तैनाती करने का आदेश दे दिया गया है। में सुल्तानपुर का इलाका है, सर ये इस्माइलपुर बिनटोली भागलपुर जिला का इलाका है। वहाँ गंगा किनारे जो हमारा इम्बैंकमेंट है वो थ्रेटेंड हो रहा है, उस पर अभी जबरदस्त दबाव है। इसी कारण हमारे अपर मुख्य सचिव महोदय ने कहा है कि कुछ अभियंताओं को यहाँ छोड़ के और दूसरे जहाँ हम लोगों को रखना होगा उस काम में भी लगाना होगा। बगहा में एक बार फिर गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से वृद्धि दर्ज की जा रही है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 1.72 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा है। जल संसाधन विभाग अलर्ट पर है। गंडक नदी के जलस्तर का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज ने। गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि शुरू हो गई है और धीरे धीरे वाल्मीकि नगर गंडक बराज से जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है और फिलहाल गंडक नदी में 1,72,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे गंडक नदी के जलस्तर में किस तरह से वृद्धि दर्ज की गई है और नेपाल के तराई इलाकों में लगातार
बारिश हो रही है, जिसके बाद गंडक नदी का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जो वाल्मीकि नगर कंट्रोल रूम पर जो ताजा अपडेट मिला है वो 1,72,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है और नेपाल के इलाकों में लगातार अभी भी बारिश जारी है। और इसके साथ ही उत्तर बिहार के कई इलाके हैं जहां पिछले 48 घंटों से पानी हो रहा है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की जा रही है, उसके बाद एक बार फिर बाढ़ का संकट धीरे धीरे मंडराने लगा है। और वाल्मीकि नगर गंडक बराज के साथ ही नेपाल के जो तराई इलाके हैं उन इलाकों में जलस्तर में वृद्धि दर्ज की जा रही है। मुन्ना राज, न्यूज 18, बगहा। मोतिहारी में सिकरहना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। सुगौली के पंचायत सुकूल पाकड़ के कचहरिया टोला वार्ड नंबर 12 में बाढ़ के पानी से जगह जगह कटाव शुरू हो गया। गांव में रहने वाले लोग प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर उचित व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं। सिकरहना नदी के किनारे बसे गांव के लोग कटाव से काफी डरे हुए हैं। बता दें कि जहां कटाव हो रहा है वहां से महज 10 फीट की दूरी पर ही लोगों का घर है, इसलिए लोगों को बाढ़ की चिंता सता रही है। क्या कहेंगे, जो आता है बाढ़ जब आता है फूल तो 10 गो बांस लगा देता है, लाख रुपए का बिल बन जाता है। अच्छा, बोला लगा देता है, 10 गो बिक देता है, 10 गो ऐसा ही छोड़ देता है। अब पैसा बना लेता है, चल जाता है। यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। गाँव को लेके अधिकारी लोग आता है, देख के चला जाता है, कोई कुछ नहीं करता है। अच्छा, 100-150 घर काट के चला जाएगा। हाँ, बोलता है लो पानी खत्म हो जाएगा तो काम करवाएंगे, कोई काम नहीं होता है। अगर ये नदी काट ली, हाँ, अभी पीछे एक नदी बढ़ी थी पानी, तो कटाव कुछ करके अभी देखिए ना थोड़ा सा बचा हुआ है। हाँ, हाँ, फिर बढ़ गया है, और फिर पानी घटेगा, फिर कटना शुरू कर देगा। हाँ। बस हम लोग बस गांव से बाहर हो जाएंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।